अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुष्यंत ने जब डॉक्टर वीरेंद्र को बताया कि वेदिका उनकी मदद करने को तैयार हो गई थी, तो डॉक्टर वीरेंद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत वेदिका का ब्लड ले लिया था और अपने काम में लग गए थे। वेदिका ने ना चाहते हुए भी उन्हें अपना ब्लड लेने दिया था, नहीं तो वो जानती थी कि कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती थी। अब वो एक कमरे में लॉक्ड थी। दुष्यंत ने उसकी गन रख ली थी। उसे मालूम था कि यही होगा। दुष्यंत ने भले ही उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता था। अब वेदिका को किसी ना किसी तरह से उसका विश्वास जीतना था, ताकि वो डॉक्टर वीरेंद्र से एंटीडोट बनाने का तरीका निकलवा सके। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे करे। रोज की तरह वो आज भी अपने कमरे में बैठकर इसी बारे में सोच रही थी। उसे इस कमरे से किसी बहाने से निकलना होगा, ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके और उनकी हालत देख सके। न जाने दुष्यंत उनके साथ क्या क्या कर रहा होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपनी जगह से उठकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। तब एक म्यूटेंट ने उसका दरवाजा खोला। उसने एक बड़ी बंदूक अपने कंधे पर टांग रखी थी। वो बिना किसी हथियार के ही इतने ताकतवर थे, लेकिन अब दुष्यंत ने उनको हथियार देकर और भी ताकत दे दी थी। वेदिका ने अपने कांपते हुए हाथों को पीछे छुपाया और बोली, मैं कई दिनों से सो नहीं पा रही हूं। अपने मालिक से कहो कि वो मुझे नींद की गोली लाकर दे। वो म्यूटेंट वेदिका को कुछ देर घूरता रहा। वेदिका नहीं जानती थी कि वो म्यूटेंट झूठ को 1 मिनट में पकड़ लेते थे, लेकिन वेदिका कहीं ना कहीं सच बोल रही थी, क्योंकि जब से वो दुष्यंत के कब्जे में आई थी, तब से वो सच में बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी। दिन रात उसे चिंता खाती रहती थी। इसलिए वेदिका को एनालाइज करने के बाद वो तुरंत दुष्यंत के पास गया। वेदिका अपनी सांस थामकर दुष्यंत का इंतजार कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसका ये प्लान काम आने वाला था भी या नहीं। कुछ ही देर में उसे कदमों की आवाज आई और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। दुष्यंत ने उसके कमरे का दरवाजा खोला और कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? मुझे दिन में और भी काम होते हैं। तब वेदिका ने लड़खड़ाने की एक्टिंग की और वो दुष्यंत की बाहों में जाकर गिर गई। उसे ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये सब एक प्लान का हिस्सा था। उसे अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा था, इसलिए उसने ये कड़वा घूंट पी लिया था। दुष्यंत ने तुरंत उसे संभाला और उसे एक कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं यहां डॉक्टर को बुलवा लेता। तभी वेदिका ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रही हूं, जिसके कारण मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए नींद की गोली लेकर आओ, तब मुझे आराम मिलेगा। तभी मेरा शरीर खून देने के लायक हो पाएगा। दुष्यंत उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। वो जानता था कि अगर वेदिका की तबीयत खराब हो गई या उसे कुछ हो गया, तो उसका प्लान आधा अधूरा ही रह जाएगा, और वो ये रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूं, तब तक तुम आराम करो। वेदिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर दुष्यंत उसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान गया था। मगर वो जानती थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो इसमें दुष्यंत का ही नुकसान है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। दुष्यंत के उस कमरे से जाते ही उसने तुरंत अपना काम करना शुरू कर दिया। वो जिस कमरे में बंद थी, उस कमरे में बहुत सा फर्नीचर रखा हुआ था, जो कि सफेद कपड़ों से ढका हुआ था। वेदिका ने उन सभी कपड़ों को उठाकर हवा में घुमा दिया, जिसके कारण उसके कमरे में बुरी तरह से धूल भर गई। वेदिका भी उसके कारण खांसने लगी। कुछ ही देर में दुष्यंत उसके कमरे में वापस आ गया और उसने वेदिका के हाथ में नींद की गोली पकड़ा दी। हवा में धूल होने के कारण अचानक से दुष्यंत भी जोरों से खांसने लगा। वेदिका ने दवाई खाने का नाटक किया और पीछे मुड़कर तुरंत उन दोनों टैबलेट्स को पानी के ग्लास में घोल दिया। वही ग्लास उसने दुष्यंत की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इस कमरे में धूल होने के कारण तुम्हें खांसी आ रही है, पानी पी लो। दुष्यंत इतनी बुरी तरह से खांस रहा था कि उसने वेदिका पर बिल्कुल भी शक नहीं किया और अगले ही पल वो ग्लास का पूरा पानी पी गया। उसे देखकर वेदिका के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अब बस उसे नींद की गोलियों का असर होने का इंतजार करना था। कुछ ही देर में दुष्यंत की आंखें बंद होने लगी और वो खड़े खड़े झूमने लगा। वेदिका ने उसे तुरंत संभाला और बोली,
लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें यहां पर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। दुष्यंत ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहीं बिस्तर पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी तेज नींद लग गई। वेदिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उसे लगा था कि दुष्यंत जैसा शातिर चोर उसकी इस चाल को पकड़ लेगा। इसलिए वेदिका ने समय बर्बाद नहीं किया और वो तुरंत अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। वो जानती थी कि दुष्यंत के अड्डे के हर एक दरवाजे पर म्यूटेंट तैनात था। उसे बड़ी ही चालाकी के साथ अपना अगला मकसद पूरा करना होगा। इसलिए उसने तुरंत यहां वहां देखा और नीचे जेल की तरफ भाग गई। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत निराशा के कारण अभी भी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था, मगर जानता नहीं था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी अचानक से वहां पर वो जीव वापस आ गया। सिद्धांत उसे देखकर गुस्से में खड़ा हो गया और इस बार उसके कंकाल को उसके सीने से मारते हुए बोला, ये लो, और अब जल्दी से मुझे अगली चुनौती बताओ। वो जीव सिद्धांत से बहुत ही इंप्रेस हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत सिद्धांत को अगली 2 चुनौतियां बताई, जिन्हें पूरा करने में सिद्धांत को बिल्कुल भी समय नहीं लगा। उसने अपने शौर्य और होशियारी से उसकी चुनौतियां सॉल्व कर दी थी। अब बस उसे आखिरी चुनौती पार करनी थी, जिसकी मदद से वो उस जादुई दुनिया से निकल सकता था। आखिरी चुनौती के लिए वो जीव बोला, यहां से कुछ दूर एक बहुत ही बड़ा समंदर है। उस समंदर में मैंने न जाने कितने साल पहले अपनी एक कीमती अंगूठी खो दी थी। अगर तुम यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी वो अंगूठी ढूंढ कर लानी होगी। उसकी बात सुनकर सिद्धांत का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? इतने बड़े समुद्र में मैं तुम्हारी एक छोटी सी अंगूठी कैसे ढूंढ सकता हूं? ये चुनौती मैं कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये तुम्हारी एक चाल है। तब वो जीव सिद्धांत की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई भी खेल नहीं खेल रहा हूं। तुमने पिछली चुनौतियों को एक के बाद एक जीत लिया है। अगर मुझे नहीं लगता कि तुम इस चुनौती को पार कर पाओगे तो मैं तुम्हें ये चुनौती देता ही नहीं। तुम मुझे जितना बुरा समझ रहे हो, मैं उतना बुरा नहीं हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें मेरी वो अंगूठी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तुम वापस अपने दोस्तों के पास जाना चाहते हो, है ना? इसलिए समय मत गंवाओ और तुरंत मेरी चौथी चुनौती को जीतकर यहां से चले जाओ। उसकी बात सुनकर सिद्धांत चौंक गया। उसे नहीं पता था कि वो जीव उसको जीतते हुए देखना चाहता था। उसे तो लगा था कि वो सिद्धांत को अपने साथ इस दुनिया में कैद रखना चाहता है। सिद्धांत ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और समुद्र की तरफ बढ़ गया। मगर सिद्धांत नहीं जानता था कि वो जीव उसके साथ मजाक कर रहा था। सिद्धांत के जाते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई थी और वो धीमी आवाज में बोला, अगर मुझे तुम्हें यहां से जाने देना होता तो मैं तुम्हें यूं ही जाने देता, मगर मुझे तुम्हारे साथ खेल खेलने में मजा आ रहा है। मैं भी देखता हूं कि तुम इस चुनौती को कैसे जीत सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वेदिका भागते हुए नीचे अपने दोस्तों से जेल में मिलने के लिए गई है। 2 बार तो उसे ऐसा लगा कि शायद म्यूटेंट्स ने उसे देख लिया था, लेकिन बहुत ही होशियारी से वो उनसे छुपते हुए नीचे आ गई थी। जैसे ही वो नीचे जेल में पहुंची, उसे दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही थी। वो तुरंत एक खंबे के पीछे जाकर छिप गई। कुछ ही देर में एक जेल का गेट खुला और 2 म्यूटेंट्स बाहर आते हुए नजर आए। उन्होंने तुरंत उस जेल का ताला लगाया और वहां से चले गए। वेदिका का दिल कह रहा था कि उसके दोस्त इस जेल में ही थे। उनके जाते ही उसने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस जेल के सामने पहुंच गई। उसे अपने सामने देख रौनक और विक्रम दोनों ही चौंक गए थे। वेदिका ने देखा कि कैसे उन दोनों के शरीर पर जगह जगह घाव के निशान थे। उसे विश्वास था कि दुष्यंत उन्हें इतनी आसानी से नहीं जीने दे रहा होगा। वेदिका ने तुरंत उनको देखकर कहा, तुम लोग कैसे हो? मुझे माफ कर दो। विक्रम तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और वेदिका की तरफ गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? हमें तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम दुष्यंत के साथ हाथ मिलाकर अपना फायदा देखोगी। रौनक भी उसके पीछे ही खड़ा था। वो भी अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, तुमने ही मुझसे कहा था कि हम यहाँ पर दुनिया को बचाने के लिए आ रहे हैं।
लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से बदल जाओगी। उन दोनों की बातें वेदिका को चुभ रही थी, इसलिए वो तुरंत बोली, लगता है तुम दोनों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने दुष्यंत से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि मैं ऐसा करने का नाटक कर रही हूं ताकि मैं यहां रहकर डॉक्टर वीरेंद्र का इस्तेमाल करके एंटीडोट बनाने का तरीका ढूंढ लूं। मैं जानती हूं कि तुम दोनों बहुत ही दर्द में हो, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर मैं तुम दोनों को यहां भेजने के लिए नहीं मानती तो शायद दुष्यंत तुम्हें मार देता। उसकी बात सुनकर अचानक से विक्रम और रौनक वेदिका का प्लान समझ गए और तुरंत बोले, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, अभी थोड़ी देर में दूसरा म्यूटेंट आता ही होगा। दुष्यंत के कहने पर हमें दिन रात मारा जाता है। भले ही हम जिंदा हैं, लेकिन हमारी हालत किसी मुर्दे की तरह है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब हमारी भलाई के लिए कर रही हो, मगर हमें जल्द से जल्द सोल्यूशन ढूंढना होगा। वेदिका ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द म्यूटेंट्स को रोकने का तरीका ढूंढ लूंगी। बस तुम लोग कुछ दिन और इंतजार कर लो। मुझे माफ कर दो कि तुम्हें मेरे कारण इतना सारा दर्द सहना पड़ रहा है। मगर उसकी बात बीच में ही काटते हुए विक्रम बोला, कोई बात नहीं, मैं और रौनक यहाँ ठीक है। तुम अपना ख्याल रखो और अपने मकसद पर फोकस रहो। अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम तीनों बहुत बुरे फंस जाएंगे। वेदिका ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और फिर से छिपते छिपाते अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसको अभी भी रौनक और विक्रम के चेहरे पर आए घाव दिखाई दे रहे थे। उसका मन दुख से भरा हुआ था, इसलिए उसने अपने सामने रखी टेबल को नहीं देखा और वो जाकर उस टेबल से टकरा गई। टेबल के ऊपर रखा वास नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसके गिरते ही वेदिका की सांस थम गई। उसे कुछ ही दूर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसे अभी के अभी वहां से भागना था। क्या होगा आगे? क्या वेदिका दुष्यंत का खेल समाप्त कर देगी? क्या दुष्यंत कभी भी उसके प्लान के बारे में जान पाएगा? क्या सिद्धांत अपनी आखिरी चुनौती पूरी करके वापस आ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।